अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। वो छोटा सा एक कस्बा था जिसे इर्द गिर्द के देहात वाले शहर कहते थे, क्योंकि इसमें से पक्की सड़क और रेलवे लाइन गुजरती थी और यहाँ रेलवे स्टेशन भी था, वरना आजकल के मयार के मुताबिक ये एक बड़ा गांव था। एक रोज़ इस कस्बे का एक आदमी थाने में आया। उसके साथ उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 14-15 साल के करीब होगी। यह आदमी मुसलमान था। उसने बताया कि उसकी जवान बेटी लापता है। मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि किसी के साथ निकल गई होगी, लेकिन उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि लड़की शादीशुदा है और अपने खाविंद के घर से लापता है। मैं इसे कोई घरेलू झगड़ा समझा और ये इरादा किया कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करूँगा। अगर ये दो घरों का झगड़ा हुआ तो इनकी सुलह सफाई करवा दूंगा। मैं इसे झगड़ा इसलिए समझ रहा था कि लड़की खाविंद के घर से लापता हुई थी, लेकिन खाविंद इस आदमी के साथ नहीं आया था। आपकी बेटी का खाविंद आपके साथ क्यों नहीं आया है? मुझे शक है कि मेरी बेटी को उसी ने गायब किया है, उसने जवाब दिया। उसने जो तफसील सुनाई वो मुख्तसरन यूँ है कि इस खाविंद की ये दूसरी बीवी थी। इसका नाम मुझे याद नहीं रहा, आप इसे हलीम कह लें। उसने 8-9 साल गुजारे पहली शादी की थी, लेकिन औलाद न हुई। औलाद की खातिर उसने इस आदमी से जो रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, इसकी बेटी का रिश्ता मांगा। लड़की के बाप ने रिश्ता देने का वादा कर दिया। ये मुझे बाद में पता चला कि उसने अपनी 18-19 साल की उम्र की बेटी का रिश्ता 30-33 साल की उम्र के आदमी को सिर्फ इसलिए दे दिया कि उस आदमी के माली हालात बड़े अच्छे थे और वो जिस मकान में रहता था वो उसका अपना था। वो अपने माँ बाप से अलग रहता था। वो हवेली भी इस खानदान की अपनी थी। हलीम ने रिश्ता लेने की ये शर्त रखी थी कि वो पहली बीवी को तलाक नहीं देगा और उसके हुकूक पूरे करता रहेगा। लड़की के माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता हलीम को नहीं बल्कि उसकी अच्छी आमदनी और मकान को दे रहे थे, इसलिए उन्होंने हलीम की शर्त मंजूर न की और कहा कि पहले वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे और ये शर्त भी रखी कि मकान लड़की के नाम कर दे और ये भी कि वो 10,000 रुपया हक महर के अलावा 100 रुपया माहवार लड़की का खर्च लिख कर दे। हलीम ने ये शराइत मान ली। उसे औलाद के लिए दूसरी बीवी की ज़रूरत थी और लड़की बहुत खूबसूरत भी थी और नौजवान भी थी। हलीम ने पहली बीवी को तलाक दे दी और इस आदमी की बेटी के साथ शादी कर ली। मकान भी लड़की के नाम कर दिया। 10,000 रुपया हक महर और 100 रुपया माहवार खर्च भी लिख दिया। उस ज़माने में 10,000 रुपया और 100 रुपया माहवार बहुत ही ज़्यादा रकमें थीं। 5-6 अफराद का कुनबा 1 रुपया रोज़ाना में बड़ी अच्छी रोटी खा सकता था। 100 रुपया माहवार तनख्वाह पाने वाला आदमी अमीर समझा जाता था। बाप की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बेटी नेक, सलीका-शेयार, बेज़बान और ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाली थी। उसने इस शादी को कबूल किया और खाविंद की खिदमत और फर्माबरदारी में कोई कसर न रहने दी, मगर हलीम लड़की को मैके नहीं जाने देता था। शादी कोई 1 साल पहले हुई थी। हलीम ने लड़की को 1 साल में सिर्फ 2 मरतबा घर आने की इजाज़त दी और वो भी 2 दिन के लिए। लड़की के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था। उसने ये इजाज़त दे रखी थी कि लड़की के वालिदैन और भाई वगैरह उसके घर आकर लड़की से मिल सकते हैं और जितने दिन चाहें रह सकते हैं। दोनों के घर इसी कस्बे में थे और कुछ दूर दूर थे। हलीम का ये रवैया मेरे लिए काबिल फ़हम था। उसने दरअसल मकान के एवज़ लड़की खरीदी थी। लड़की अब उसकी मिल्कियत थी। माँ बाप ने लड़की की जो कीमत मांगी थी वो इन्हें मिल गई थी। लड़की के बाप ने बताया कि 7-8 दिन गुजरे। उसकी बीवी यानी कि हलीम की सास हलीम के घर अपनी बेटी से मिलने गई। उसे हलीम अकेला घर में मिला। लड़की नहीं थी। माँ ने अपनी बेटी के मुतालिक पूछा तो हलीम ने बताया कि महल्ले में किसी के घर गई है। माँ इंतज़ार करती रही, उसकी बेटी वापस न आई। हलीम ने 3-4 बार कहा कि वो चली जाए, उसकी बेटी आएगी तो वो उसे उसके घर भेज देगा। माँ वापस आ गई। दूसरे दिन लड़की का छोटा भाई अपनी माँ से मिलने गया। बहन घर नहीं थी। हलीम ने इस लड़के को भी यही बताया कि उसकी बहन महल्ले में किसी के घर गई है और ज़रा देर से आएगी। 1-2 रोज़ बाद लड़की का बाप हलीम के घर गया। उसे भी हलीम ने यही बताया कि लड़की महल्ले में किसी के घर गई है। बाप ने हलीम से कहा कि वो उसे बुला दे या पड़ोसियों के किसी बच्चे से कहे कि देखे कि वो किस घर में है। हलीम ने उसे कहा कि वो चला जाए। बाप ने महसूस किया कि हलीम कुछ परेशान
और उखड़ा उखड़ा सा था, और उसने जिस अंदाज से लड़की के बाप से कहा कि वो चला जाए, वो मशकूक सा था। बाप चला गया और लड़की की माँ को बताया कि हलीम का रवैया ठीक नहीं। यूँ मालूम होता है जैसे उसने लड़की को अपने घर में भी वालिदैन से मिलने से रोक दिया है, और लड़की शायद कमरे में होती है और हलीम कह देता है कि महल्ले में किसी के घर गई है। माँ देश में आ गई। वो शाम के बाद जब रात अंधेरे में हो चुकी थी, हलीम के घर पहुंच गई। वहाँ ताला लगा हुआ था। माँ पड़ोसियों के यहाँ गई। वहाँ औरतों ने लड़की की माँ से पूछा कि उसकी बेटी मैके में है। माँ ने बताया कि नहीं, वो तो उसी से मिलने आई थी, लेकिन ताला लगा हुआ है। उसे पड़ोसियों ने बताया कि वो तो कई दिन से नज़र ही नहीं आ रही, और सब समझते हैं कि वो अपने घर गई है। माँ समझी कि उसकी बेटी हलीम के वालिदैन के घर गई होगी। माँ वहाँ गई और हलीम की माँ से अपनी बेटी के मुतालिक पूछा। हलीम की माँ उस पर टूट पड़ी। तुमने अपनी बेटी हमें दी थी? हलीम की माँ ने कहा, इसने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। इतनी अच्छी बीवी को तलाक दे दी। हम हलीम से कह के थक गए कि अपना इलाज मुआवजा कराओ, किसी पीर फकीर की मुरीदी करो, किसी खानका पर जाकर माथा रख लो। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन वो दूसरी शादी करने पर तुला हुआ था। हमारी एक न सुनी। इधर तुम अपनी बेटी देने को तैयार बैठी थी। मकान लिखवाया और बेटी दे दी। दोनों औरतों में तू तू मैं हुई, और पता चला कि न हलीम माँ बाप के घर जाता है, न उसकी दूसरी बीवी कभी गई है। इससे हलीम के खिलाफ लड़की के वालिदैन को शक हुआ कि हलीम ने किसी वजह से लड़की को गायब कर दिया है। लड़की के बाप ने अपने दोस्तों से मशवरा लिया। उन्होंने मशवरा दिया कि थाने रिपोर्ट कर दो। मैंने इस आदमी से पूछा कि उसे हलीम पर ऐसा शक किस बिना पर हुआ है। वो पहली बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। उसने जवाब दिया, उसने दूसरी शादी सिर्फ औलाद की खातिर की है। 1 साल होने को आया है। उसने देख लिया होगा कि इस लड़की में भी औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं। वो मकान हमारी बेटी के नाम कर चुका था। हक मेहर भी बहुत ज़्यादा था और माहवार खर्च भी ज़्यादा। उसने ये बेहतर समझा होगा कि इस लड़की को तलाक दी तो बहुत महंगी पड़ेगी और मकान भी हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उसे ठिकाने लगा दिया। कुछ अरसे गुजर जाने के बाद वो तीसरी शादी कर लेगा। उस पर अपने वालिदैन का दबाव भी पड़ रहा है। वो हलीम की पहली बीवी के करीबी रिश्तेदार हैं। मुझे ये 4 दीवारी की दुनिया का एक मामूली सा ड्रामा नज़र आता था। किसी लड़की को गायब कर देना या कत्ल करा देना आसान काम नहीं होता। ऐसी वारदातें राजों महाराजों और बहुत बड़े जागीरदारों के यहाँ होती हैं। मैंने रिपोर्ट लिखने की बजाय हलीम से बात करना बेहतर समझा। एक कांस्टेबल को प्राइवेट कपड़ों में हलीम के पते पर भेजा कि किसी और को बताए बगैर उसे थाने ले आए। हलीम के ससुर और ससुर के बेटे को मैंने कांस्टेबलों के कमरे में भेज दिया और मैं किसी और काम में मसरूफ़ हो गया। हलीम का घर ज़्यादा दूर नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद कांस्टेबल आ गया। उसने मुझे बताया कि हलीम नहीं मिला। इस कांस्टेबल ने बारीक कपड़े की कमीज़ पहन रखी थी। वैसे ही मेरी नज़र उसकी जेब पर पड़ी। 5 रुपए का एक नोट बारीक कपड़े में से जेब में पड़ा नज़र आ रहा था। मैंने कांस्टेबल की जेब से ये नोट निकाल कर अपने पास रख लिया और उसे कहा, जाओ और उसे साथ लेकर आओ और वापस आकर मुझसे ये नोट ले लेना। मैंने उसकी बददियानती पकड़ ली थी। इस पर मैंने गुस्से का इजहार न किया। वो कुछ कहे बगैर चला गया। 1 घंटे से भी कम अरसे में वो हलीम को साथ ले आया। मैंने कांस्टेबल के सामने हलीम से पूछा कि वो पहले क्यों नहीं आया था। उसने जवाब दिया कि वो घर नहीं था। मैंने 5 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, क्या तुम पुलिस को धोखा दे सकते हो? कितनी बार 5 रुपए देते रहते? सिर्फ 2 बार। तीसरी बार हथकड़ियों में जकड़े हुए यहाँ आ जाते। ये लो अपने 5 रुपए। कांस्टेबल का रंग सर्द हो गया था। मैंने उसे घूरा और वो वहाँ से चले जाने का उसे इशारा किया। हलीम ने मुझसे 5 का नोट ले लिया। तुम्हारी दूसरी बीवी कहाँ है? मैंने उसे अपने दफ्तर में बिठाकर पूछा। उसका जवाब सिर्फ ये था कि उसका रंग बदल गया, आंखें ठहर गईं और होंठ खुलकर कांपने लगे। मेरे हौसला देने पर भी उसके मुंह से बात ना निकली। तुम थाने क्यों नहीं आए थे? मैंने पूछा। कांस्टेबल को 5 रुपए देकर क्यों ये कहलवाया था कि जाओ कह देना वो घर नहीं है। इसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। मैंने कहा, कह दो महल्ले में किसी के घर गई हुई है। वो चुप रहा। उसने कांस्टेबल को 5 रुपए का नोट जो दिया था वो उसकी गिरफ्तारी का वारंट था। उसका मतलब ये था कि वो पुलिस को टालने की कोशिश कर रहा है जो बिलावजह नहीं हो सकती। उस ज़माने में कांस्टेबल या अदालत के हर कार्य को टालने के लिए आम लोग 8 आने
اور امیر لوگ 1 روپیہ دیا کرتے تھے۔ 5 روپے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کا جرم معمولی نہیں، اور اگر جرم معمولی نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ ایک رات حوالات کے اندر گزارو، میں نے کہا۔ کل صبح تک میرا خیال ہے کہ تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح بتکا اور اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم سے لگا دیے ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے اس ڈر سے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ میں اسے حوالات میں بند کرنے کو اٹھا ہوں۔ اس نے پہلے سر ہلایا، پھر سسکی لینے کی طرح بولا، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں، میں مجرم نہیں مظلوم ہوں۔ اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ کر کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پتھر بھی بول پڑتا ہے کہ اسے فلاں آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ تم اگر مجرم ہو تو سب کچھ بتا دو، اور اگر تم مظلوم ہوگے تو پھر میں تمہاری اتنی مدد کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آنکھیں ہو کر رازداری سے کہا، اگر اپنا جرم مجھے پریشان کیے بغیر سنا دو گے تو فائدے میں رہو گے، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے، مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بیوی کو قتل کرا دیا ہے؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولا، وہ خود ہی کہیں بھاگ گئی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے گئی ہے۔ وہ تو سنا ہے کہ بڑی فرمانبردار اور نیک لڑکی تھی اور اس نے تمہیں دل سے قبول کر لیا تھا۔ میری پہلی بیوی فرمانبردار اور نیک تھی، اس نے کہا، یہ دوسری تو اصل میں شیطان ہے۔ میں اسے نیک اور فرمانبردار سمجھا تھا، لیکن اس نے پہلے 1 ماہ میں اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے مکان اس کے نام کر دیا تھا، پھر اسے روپیہ پیسہ دیتا رہتا کہ خوش رہے، اسے بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف ہی رہا اور دن بدن بگڑتا رہا۔ میں نے اس پر ذرا سختی شروع کر دی اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر جانے سے روک دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی ماں اچھی نیت کی عورت نہیں، وہ اسے غلط سبق دیتی ہوگی، اسی لیے لڑکی کا رویہ بگڑا رہا ہے۔ کوئی 3 ماہ بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں نے اپنے ماں باپ کا حکم مانا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں سے بھی اور باپ سے بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ورنہ میں مکان کی رجسٹری اپنے نام کرا لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ مکان کی رجسٹری تو اس کے پاس ہے، اب یہ کاغذات اسے نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ میرے سسر کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اولاد کی خاطر جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دینے کی سوچی تو خیال آیا کہ مکان بھی دے چکا ہوں اور 10,000 روپے حق مہر لکھ دیا ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کوئی 15-16 دن گزرے، میں صبح جاگا تو بیوی ساتھ والے پلنگ پر نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، خیال تھا کہ غسل خانے میں ہوگی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے تو خود ہی آئے گی، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں نہ گیا۔ 5 روز بعد اس کی ماں آئی۔ وہ آتی رہتی تھی، پیشتر اس کے کہ میں اس سے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے یہی سوال خود پوچھ لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے باداموں وغیرہ کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ تم بھی کھایا کرو، اس میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس عورت کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے لہجے اور انداز میں مجھے کوئی شرارت نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار بھی نہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ میں نے اسے بھی یہی کہا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ پہلے کا بتایا کہ اس کی بہن اپنے گھر گئی تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے، اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر بلا کر چھپا لیا ہے، اور یہ اس کی کوئی خطرناک چال ہوگی۔ مگر لڑکے سے پتہ چلا کہ میری بیوی تو ماں باپ کے پاس بھی نہیں گئی، وہ بھاگ گئی تھی۔ بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا، میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا کہ اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکی ہوشیار اور طبیعت کی تیز ہے، اسے بھگانے میں اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی بیٹی کے نام لکھوا لیا ہے۔ اگلے روز اس کا باپ آیا۔
वो अपनी बेटी से मिलने आया था। उसके चेहरे से पता चलता था कि इसे मुझ पर शक है। मैंने इसे भी बताया कि इसकी बेटी मोहल्ले में किसी के घर गई है। उसने कहा कि तुम कह क्यों नहीं देते कि हमें अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं। इसकी माँ आई, भाई आया, अब मैं आया हूँ। तुम सबको एक ही जवाब दे रहे हो कि मोहल्ले में किसी के घर गई है। मैं शाम तक यहीं रहूँगा, वो आ जाएगी। मेरे लिए ये परेशानी कुछ कम नहीं थी कि मेरी बीवी लापता हो गई थी। इसके बाप ने मुझे मुश्तबा समझकर रौब से बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसे कहा कि घर के सारे कमरे देख लो, ऊपर चले जाओ। तुम्हें बेटी कहीं नज़र आ जाए तो इसे 2-4 दिनों के लिए घर ले जाओ। उसने एक बार फिर कहा कि मैं शाम तक ठहरूंगा। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हें 2 मिनट और यहाँ नहीं ठहरने दूंगा, मैं काम से जा रहा हूँ। उसने गुस्से का जवाब गुस्से से दिया तो मैंने जलकर कहा, अपनी बेटी पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने पूरा मकान देकर इसे तुमसे ख़रीदा है। ये मेरी मेहरबानी है कि तुम्हें अपने घर में दाखिल होने देता हूँ। वो वाही तबाही बकता निकल गया। और आज आपने बुला लिया है। मेरे दिल में जो कुछ था वो आपको सुना दिया है। हकीकत यह है कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है। किसी पर शक है तुम्हें? मैं कुछ नहीं कह सकता, उसने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि वो अगवा नहीं हुई, उसे कोई उठाकर नहीं ले गया, वो अपनी मर्जी से गई है। तुमने पहले रोज़ ही अपनी सास से क्यों ना कह दिया कि तुम्हारी बीवी सुबह से गायब है? मैंने उससे पूछा। तुम्हें जब यकीन हो गया था कि तुम्हारी बीवी गायब है तो तुम उसके माँ बाप के पास क्यों न चले गए? मैं सोचता रहा। इतने में उसकी माँ आ गई। उसने जवाब दिया। उसने जब बताया कि वो अपनी बेटी से मिलने आई है तो मैं चकरा गया। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैंने इस पर बहुत जिरा की, इसे बहुत चक्कर दिए, इसकी नफ्सियात समझने की कोशिश की, इसकी नीयत को भांपा। मैंने ये राय कायम की कि ये शख्स इतना दिलेर और चालाक नहीं जितना अहमक है। मैं इससे ये भी पूछना चाहता था कि उसे जब यकीन हो गया था कि उसकी बीवी इतने दिनों से लापता है तो उसने पुलिस को रिपोर्ट क्यों न दी? उसने तरह तरह की अहमकाना बातें करके मुझे अपना हामी बनाने की कोशिश की। वो दरअसल कहना ये चाहता था कि अपनी ज़बान से ये बयान करने में कि उसकी बीवी भाग गई है वो अपनी बेइज्जती समझता था। वो अपनी पहली बीवी से भी नादिम था। वो दूसरी बीवी के फरार को छुपाने की कोशिश में था और ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसकी बीवी घूम फिर कर वापस आ जाएगी। मैंने हलीम को दफ्तर से निकालकर एक और कमरे में भेज दिया और उसके ससुर को बुलाया। उसे खबरदार किया कि वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया है। उसे एक बार फिर सोच लेना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट गलत साबित हुई और बेटी उसके अपने घर से बरामद हो गई, या ये पता चल गया कि अपनी बेटी को उसने खुद या उसकी माँ ने अपने दामाद को परेशान करने के लिए कहीं छुपा रखा था, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस शख्स ने मुझे कायल करने की कोशिश की कि अपनी बेटी को उन्होंने खुद गायब नहीं किया, इनके दामाद ने उसे गायब किया है। उसे अभी मालूम नहीं हुआ था कि मैंने उसके दामाद को भी बुला रखा है। मैंने उसे कहा कि वो घर जाए और अपनी बीवी से एक बार फिर मशवरा कर ले और उसे बताए कि रिपोर्ट दर्ज कराने का नतीजा कुछ और भी हो सकता है। वो चला गया। मैंने हलीम को बुलाकर डराया धमकाया और बहुत कोशिश की कि उसने अगर बीवी को खुद इधर उधर कर दिया या ठिकाने लगा दिया है तो मुझे बता दे। वो रोने पर आ गया। बार बार यही कहता था कि मेरी बीवी अपनी मर्जी से या अपनी माँ की कोशिश से लापता हुई है, उसे तलाश किया जाए। मैं इतना समझ गया था कि हलीम में अपनी बीवी को कत्ल करने और लाश को गायब करने की हिम्मत नहीं। अलबत्ता ये मुमकिन था कि उसके पास पैसा था जिससे वो ये जुर्म किराए के कातलों से करा सकता था। ताहम मैं अभी तक इसे घरेलू झगड़ा समझ रहा था और मेरी कोशिश ये थी कि ये लोग सुलह सफाई करके पुलिस और अदालत के चक्कर से बच जाएं। मैंने हलीम से कहा कि वो कल फिर मेरे पास आए, शायद उसकी बीवी वापस आ जाए। वो भी चला गया। 2 दिन इनमें से कोई भी थाने न आया। मैं मुतमईन हो गया कि इन्होंने आपस में कोई समझौता कर लिया है। तीसरे दिन 2 मील दूर के एक गांव का नंबरदार थाने में आया। उसने बताया कि उसके गांव से थोड़ी ही दूर वीराने में एक औरत की लाश बरामद हुई है जो ज़मीन में दबी हुई थी। भेड़ियों वगैरह ने निकाल ली है और कुछ खाली है। मैं उसी वक्त रवाना हो गया। लाश औरत की थी, खराब हो चुकी थी, अभी सूजी हुई थी, गली सड़ी नहीं थी। गीदड़ों और भेड़ियों ने उसे थोड़ी ही देर पहले निकाला था। कई जगहों से गोश्त खाया हुआ था। चेहरा अभी महफूज था, जिस्म पर खून नहीं था।
जिससे जाहिर होता था कि इसे तेज धार आले से नहीं मारा गया। इसे दरिंदों ने जहाँ से निकाला था वो गहरा गड्ढा नहीं था। रात तूफानी बारिश बरसी थी। बहते पानी ने गड्ढे से मिट्टी बहा दी थी, जिससे लाश नंगी हो गई और गीदड़ वगैरह पहुंच गए। लाश के कपड़े दरिंदों ने चीथड़े बना दिए थे। मैंने कपड़े देखते ही कह दिया कि ये औरत देहाती नहीं थी। इसके पाँव में शहरी सैंडल थे जो सिर्फ शहरों में पहने जाते थे। मैंने लाश उठवाई और पोस्टमार्टम का इंतज़ाम कराया। मुझे हलीम की बीवी का ख्याल आ गया। ये लाश मेरे लिए मुसीबत बनने वाली थी, क्योंकि मनादी करा के इसकी शनाख्त करानी थी। मेरे थाने में हलीम की बीवी के सिवा किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आई थी। अगर ये हलीम की बीवी नहीं थी तो मुझे दूसरे थानों से पता करना था कि किसी के यहाँ किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई होगी। मैं लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर थाने चला गया। एक कांस्टेबल से कहा कि वो हलीम, उसके ससुर और सास को थाने ले आए। लाश को देर से आना था। हलीम वगैरह पहले पहुंच गए। मैं लाश के कपड़ों के चीथड़े और सैंडल ले आया था। पहले हलीम को अंदर बुलाया और उसे चीथड़े और सैंडल दिखाए। उसने कहा कि अगर एक चीथड़ा धोकर उसे दिखाया जाए तो पहचानने में आसानी होगी। कपड़े कीचड़ से पहचाने नहीं जाते थे। मैंने सबसे बड़ा टुकड़ा एक कांस्टेबल को दिया कि उसे धो लाए। ये फूलदार कपड़ा था और रेशमी था। कपड़ा धुलकर आया तो हलीम ने पहचान लिया। कहने लगा कि उस रात उसकी बीवी ने यही कपड़े पहन रखे थे। सैंडल भी उसने पहचान लिए। लाश के साथ जेवर की एक भी चीज़ नहीं थी। फिर मैंने हलीम की सास को बुलाया। उसने धुला हुआ चीथड़ा देखते ही कह दिया, ये मेरी बेटी के सूट का कपड़ा है। लाश के साथ शलवार भी इसी कपड़े की थी। सैंडल के मुतालिक उसने कहा कि इसकी बेटी इसी किस्म के सैंडल पहनती थी। इसके साथ ही उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसका खामिन दौड़ा चला आया। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बैन करती और हलीम को गालियां देती रही थी। मैं लाश के इंतज़ार में था, मगर अस्पताल से पैगाम आया कि लाश ज़िले के अस्पताल में भेजनी पड़ेगी। मैंने हलीम और उसकी सास और ससुर को घर चले जाने को कहा और उन्हें बताया कि मैं इन्हें कल बुला लूँगा। मैं लाश को 20-22 मील दूर भेजने के इंतज़ामात में मसरूफ़ हो गया। लाश दूसरे दिन शाम को वापस आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि ये लाश जवान लड़की की है। इसे मरे हुए 15 से 20 दिन गुजर गए हैं। मौत का बायस गला घुटना लिखा गया था। मैं गर्दन पर निशान नहीं देख सका था, क्योंकि गर्दन सूजी हुई थी। चेहरा भी सूजा हुआ था, आंखें बंद थीं। मैंने हलीम, उसकी सास और ससुर को बुला लिया। तीनों ने लाश का चेहरा देखा। सबसे पहले माँ ने कहा, ये मेरी बेटी की लाश है। मकतूला के बाप ने भी तायद कर दी और फिर हलीम ने भी कह दिया कि उसकी बीवी की लाश है। मैं इसलिए मान गया कि ये हलीम की बीवी की लाश है कि इस लड़की को लापता हुए 15-16 दिन गुजर गए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये थी कि मकतूला को मरे 15 से 20 रोज़ गुजर गए हैं। थाने में मकतूला की माँ ने जो उधम बपा किया वो बयान से बाहर है। हलीम उसकी गालियाँ खामोशी से सुन रहा था। मकतूला के बाप ने मुझे कहा कि मैं रिपोर्ट लिखूं कि उसकी बेटी को हलीम ने कत्ल किया या कराया है। वो ये सबूत पेश कर रहा था कि हलीम मकतूला को घर से निकलने नहीं देता था, इसलिए ये माना नहीं जा सकता कि लड़की खुद बाहर निकली और कोई उसे उठाकर ले गया और इसे आबादी से दूर ले जाकर कत्ल कर दिया। हलीम ने अपनी सफाई में शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। मुझे अब 302 की रिपोर्ट दर्ज करके पर्चा दर्ज करना था। लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी थी। मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके हलीम को मुश्तबा बिठा लिया। उसने मुझे 2 रोज़ पहले जो बयान दिया था, इसमें ऐसी वजूहात पाई जाती थीं जो कत्ल तक नौबत को पहुंचा सकती थीं। मसलन मकतूला का हलीम से ये कहना कि वो उसे पसंद नहीं करती, उसका हलीम की मर्दानगी पर तंज करना और उसके साथ बुरा सलूक करते रहना। हलीम के साथ ये धोखा भी हुआ था कि उससे मकान लिखवा लिया गया था, मगर लड़की उसके हाथ से निकली जा रही थी। ये ऐसी वजूहात हैं जो बुज़दिल को भी दिलेर बना देती हैं। लाश वारिस ले गए। मैंने हलीम को थाने में रखा। शहर में खबर फैल गई कि हलीम की बीवी कत्ल हो गई है। बड़ी सनसनीखेज वारदात थी। हलीम का बाप और उसके 2 छोटे भाई थाने आ गए। मैंने हलीम को हवालात में बंद न किया, उसे कांस्टेबलों के हवाले करके उनके कमरे में बिठाया और खुद घर चला गया। रात 12 बजे के बाद थाने गया और हलीम को अपने दफ्तर में बिठा लिया। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे दिल का मरीज हो। खौफ से उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था।
میں نے اسے کہا کہ اس کے بچنے کی بہت گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ بتا دے کہ اس نے اپنی بیوی کو کس طرح قتل کیا یا کرایا ہے۔ اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس کے خلاف اب کوئی ثبوت نہیں مل سکتا اور موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھاتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی اس سے پہلے کبھی اسے بتائے بغیر گھر سے نکلی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ دن کے وقت اکثر کام سے باہر رہتا تھا، کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گھر سے کبھی نکلی بھی ہے یا نہیں۔ اس طرح رات کو بھی کبھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رات اس نے کس وقت اسے اپنے پلنگ پر دیکھا تھا؟ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 بجے وہ پیشاب کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر کم و بیش 3 گھنٹے صرف کیے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں اس وقت اتنا تجربہ کار تو نہیں تھا، پھر بھی مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ شخص ایسا خوفناک جرم نہیں کر سکتا۔ پولیس کے سوال در سوال کے سلسلے اور جرات سے کوئی استاد ہی بچ سکتا ہے۔ اس آدمی میں مجھے کوئی چالاکی نظر نہ آئی۔ اس کے باوجود میں نے اسے بری قرار نہ دیا۔ یہ ممکن تھا کہ اس نے رات غصے سے بے قابو ہو کر بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہو اور لاش وہاں جا کر دفن کر آیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی دوست یا کسی اور کی مدد لی ہو۔ اس کے گھر کی تلاشی ضروری تھی۔ صبح ہوئی تو میں اس کے گھر کو چلا۔ اس کا باپ رات بھر تھانے کے باہر بیٹھا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ساتھ لے لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل بدھو ہے۔ اسے ہم نے منع کیا تھا کہ دوسری شادی نہ کرو، اگر کرنی ہی ہے تو اس گھر سے نہ کرو، کیونکہ لڑکی بھی مشکوک چال چلن کی ہے اور اس کی ماں بھی بہت چالاک اور عیار ہے۔ باپ نے کہا کہ اس کا بیٹا اتنا چالاک اور ہوشیار ہوتا کہ قتل تک کر سکتا تو مکان لڑکی کے نام نہ لکھ دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ آپ سے پہلا والا تھانے دار اسی مکان میں رہتا تھا جس میں آپ رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا ایک بیٹا جوان تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی سے ملتا ملاتا تھا۔ بہرحال لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ نوجوانی میں ہی اس نے دوستانے گانٹنے شروع کر دیے تھے۔ یہ شخص چونکہ حلیم کا باپ تھا اس لیے میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو اپنے بیٹے کی حمایت کرنی ہی تھی، تاہم میں نے اس کی کئی ایک باتیں ذہن میں رکھ لیں، اس سے بہت کچھ پوچھا اور اس کے جواب یاد کر لیے۔ حلیم کے گھر جا کر تلاشی لی، کونے خدرے بھی دیکھے، ٹرنک وغیرہ بھی کھول کر دیکھے۔ حلیم نے بیوی کی گمشدگی کے بعد اس کا ٹرنک نہیں دیکھا تھا، یہ میں نے دیکھا۔ حلیم ساتھ تھا۔ ٹرنک میں بڑی خوبصورت ٹین کی صندوقچی رکھی تھی جو تقریباً 1 فٹ لمبی اور 8-9 انچ چوڑی تھی۔ ایسی صندوقچیوں میں زیورات رکھے جاتے تھے۔ میں نے صندوقچی کھولی تو خالی تھی۔ وہ زیورات بھی لے گئی ہے، حلیم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے لیے بے شمار زیورات بنوائے تھے، سب لے گئی ہے۔ میں نے حلیم کی بات فوراً نہ مان لی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے بیوی کو ٹھکانے لگا کر زیورات کہیں ادھر ادھر کر دیے ہوں، لیکن میں نے یہ بھی ذہن میں رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوگی اور زیورات ساتھ لے گئی۔ وہ جس کے ساتھ بھاگی اسے زیورات نے بے ایمان بنا ڈالا اور وہ لڑکی کو قتل کر کے زیورات اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر زیورات گئے تو نقدی بھی ہوگی۔ حلیم نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اسے پیسے بہت دیتا تھا۔ اس مکان سے کوئی سراغ نہ ملا۔ لڑکی کو قتل ہوئے 3 ہفتے گزر گئے تھے، ویسے سراغ تو مل ہی نہیں سکتا تھا جیسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ زیورات کی گمشدگی میرے لیے قابل غور تھی۔ مجھے حلیم کی ساس کا خیال آ گیا۔ اس کے متعلق جو رپورٹیں ملی تھیں ان کے پیش نظر میں نے اس کے گھر کی تلاشی بھی ضروری سمجھی۔ حلیم کو ساتھ رکھا۔ اس کے سسر نے اپنے گھر کی تلاشی کے خلاف بہت احتجاج کیا، میری منت سماجت بھی کی مگر میں نہ ٹلا۔ مقتولہ کا جنازہ تھوڑی دیر پہلے ہو چکا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ مقتولہ کے باپ نے ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں تلاشی نہ لوں، یہ ان کی بے عزتی کا باعث تھا۔ میں رک جاتا ہوں، میں نے اسے کہا۔ اپنی بیٹی کے زیورات اور رقم میرے حوالے کر دو۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ بیٹی کے زیورات کی ایک بھی چیز ان کے پاس نہیں۔ میں نے پہلی بار مقتولہ کی ماں کو دیکھا، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے بدلتے زاویے، اداسی میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ، اسٹائل اور چال ڈھال دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ایسی عورت پہلی بار نہیں دیکھی۔ مردوں کے سر کھلوانے والی عورت ایسی ہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کا سودا کرنے والی عورت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔
और ऐसी औरत आसमान से तारे भी तोड़ लाती है। उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर वही तासुर आ गया जो मैं पहले से जानता था कि आएगा। मैंने उसे अलग कर लिया। अपने खानदान को नंगा ना करो, मैंने कहा। अपनी बेटी की जितनी नकदी और जितने जेवरात हैं वो मुझे दिखा दो। उसने बड़ी अच्छी अदाकारी की। अल्लाह, रसूल और कुरान की कस्में खाईं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी सी आवाज़ में कहा, अब अगर तुमने झूठी कसम खाई तो मैं तुम्हें थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दूंगा। तुम पर ये लानत झूठी कस्मों की वजह से पड़ रही है। तुम्हारी बेटी कत्ल हुई और तुम्हारे घर की तलाशी हो रही है। तौबा करो, तौबा, और मेरे साथ सच बोलो। बता दो लड़की का इस घर में क्या कुछ रखा है। उसने फिर भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मैंने तलाशी शुरू कर दी। जेवरात की 3-4 चीज़ें हलीम ने पहचान लीं। इनमें 2 चीज़ें हलीम की पहली बीवी छोड़ गई थी, जो दूसरी बीवी ने अपनी माँ को दे दी थीं। कुछ रकम भी बरामद हुई, लेकिन इसके मुतालिक ये नहीं कहा जा सकता था कि ये मकतूला ने माँ को दी है। हलीम के मकान की रजिस्ट्री भी बरामद हुई। हलीम के ससुर ने मुझे अंदर के कमरे में रोक लिया और रोकर कहने लगा कि मेरी ये बेइज्जती अपनी बीवी और बेटी की वजह से हो रही है। उसने कहा कि हलीम के साथ अपनी बेटी का सौदा उसकी बीवी ने ही किया था। इस घर से और कोई सुराग न मिला। मुझे कुछ ऐसे यकीन होने लगा था कि कातिल हलीम नहीं, और ये भी कि लड़की को गायब करने में इसकी माँ का भी हाथ नहीं। कोई वजह नज़र नहीं आती थी। हलीम की पहली बीवी और उसके भाइयों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मुखबिरों ने जो रिपोर्टें दी, इनके मुताबिक मकतूला और उसकी माँ का चाल चलन ठीक नहीं था। हलीम के बाप ने बताया था कि मुझसे पहले थानेदार के बेटे के साथ मकतूला का मेल मिलाप था। एक मुखबिर औरत ने इसकी तस्दीक की। ये इत्तला मेरे काम आ सकती थी, लेकिन अभी देखना था कि कैसे। मेरे दिमाग में ये आई थी कि अगर मैं हलीम की ये बात मान लूँ कि उसकी बीवी भाग गई है, तो वो थानेदार के बेटे के साथ भागी होगी, जेवरात और नकदी साथ ले गई है। बाहर जाकर यूँ हुआ होगा कि थानेदार का बेटा बेईमान हो गया और लड़की को कत्ल करके जेवरात और रकम ले उड़ा। ये भी हो सकता है कि दोनों शहर से पैदल निकले और रास्ते में पेशावर रहज़नों और डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। मकतूला की लाश के साथ जेवर की एक भी चीज़ नहीं थी। ये भी रहज़नों ने उतार ली होगी। हलीम की पहली बीवी या उसके भाइयों पर इंतकाम का शक किया जा सकता था। मैं रात को उनके घर चला गया। इस घराने के मुतालिक मुझे रिपोर्ट मिल चुकी थी कि शरीफ और इज़्ज़तदार घराना है। वहाँ 2 जवान लड़के थे जिनके मुतालिक बताया गया था कि शर्मीले और सीधे साधे हैं। मैंने उनके घर जाकर हलीम की पहली बीवी के बाप से बात की। उसके आंसू निकल आए। उसके साथ बहुत बातें हुईं। अजीब बात ये देखी कि उसने हलीम को बुरा भला ना कहा, बल्कि ये कहा कि बड़ा सीधा आदमी है। मैंने उसके बेटों को भी बुला लिया। इनमें से एक की उम्र 20 साल के करीब होगी और दूसरे की 16-17 साल। दोनों शर्मीले से थे। उनके चेहरों पर मुझे कत्ल करने वाली दिलेरी के आसार नजर न आए। मैं उनके साथ ऐसे अंदाज से बातें करता रहा जिसमें दोस्ती और हमदर्दी थी, लेकिन मैं उनकी जांच पड़ताल कर रहा था। बड़े लड़के ने कहा, अगर आप इस शक पर यहाँ आए हैं कि हलीम की दूसरी बीवी के कत्ल में हमारा हाथ है, तो मुझे सवाल का जवाब दे दें कि हमने लड़की को क्यों कत्ल किया। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी बहन को इस लड़की ने तलाक नहीं दिलवाई। तलाक हमने खुद मांगी थी। हलीम तो तलाक दे ही नहीं रहा था। उसने दूसरी शादी का फैसला कर लिया था। कसूरवार हलीम है, इसकी दूसरी बीवी नहीं। उसे कत्ल करके हम हलीम के घर अपनी बहन को दोबारा आबाद नहीं कर सकते थे, आबाद करना ही नहीं चाहते थे। हमने तो खुद तलाक मांगी थी। इस लड़के की बात में वज़न था। मैं ये भी देख चुका था कि ये लड़के कत्ल की जुर्रत नहीं रखते। फिर भी इनके सीने में झांकने के लिए मैंने इनके साथ गपशप के अंदाज में बहुत देर तक बातें की। आखिर इन्हें कहा कि मैं इनकी बहन हलीम की पहली बीवी से 2-4 बातें करना चाहता हूँ। मैंने इनसे माजरत की। वो शरीफ लोग थे। उन्होंने अंदर जाकर अपनी बहन को मेरे पास भेज दिया। बाप भी अंदर चला गया। मैंने इस औरत के साथ अफसोस का इजहार किया कि हलीम ने उसे तलाक दे दी है। ऐसी ही चंद और बातें करके उसके दिल से पुलिस का डर निकाल दिया। इसके साथ जो बातें हुईं, इनसे मुझे ये मालूमात हासिल हुई कि हलीम ने उसका डॉक्टरी मुआयना कराया था और वो ठीक निकली थी। हलीम ने अपना मुआयना डॉक्टरों के कहने के बावजूद ना कराया। अक्सर यूँ ही होता है कि जिस मर्द के औलाद ना हो, वो बीवी में नुक्स बताता है और अपना मुआयना कराने में अपनी तौहीन समझता है।
حلیم کی پہلی بیوی نے بتایا کہ حلیم کا رویہ بھی یہی تھا۔ بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اپنا معائنہ نہ کرایا اور یہی کہتا رہا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ حلیم کو بہت محبت تھی۔ حلیم دوسری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ بیوی برداشت نہ کر سکی کہ اس گھر میں کوئی اور عورت آئے۔ اس نے طلاق کی ضد کی۔ ادھر مقتولہ کے والدین نے بھی طلاق کی شرط عائد کر دی۔ حلیم نے پہلی بیوی سے کہا تھا کہ وہ اپنی محبت منتقل نہیں کرے گا، صرف اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس عورت کو جائیداد کا حصہ دے گا اور اسی کو اپنی اصل بیوی سمجھے گا، مگر یہ عورت نہ مانی۔ میں نے اپنائیت کے انداز میں اپنی مطلب کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ جوان سال عورت شریف ہے اور عقل والی بھی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اس نے باوقار سے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے حلیم کی دوسری بیوی کو اپنے بھائیوں سے یا کسی اور سے قتل کرایا ہے تو یہ وہم دل سے نکال دیں۔ اگر میرے دماغ میں جرم ہوتا تو میں ایک بڑا ہی آسان جرم کرتی۔ میرے خاوند کو اولاد کی ضرورت تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے شاید قابل نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے اسے اولاد دے سکتی تھی۔ اس اولاد کا باپ کوئی اور ہی ہوتا، لیکن میرا خاوند اسے اپنی اولاد سمجھتا۔ میں طلاق سے بچ جاتی اور جائیداد کی وارث بنتی۔ اس لڑکی کو قتل کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے یہ حسد بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بیوی سے حلیم کی اولاد پیدا ہوگی۔ حلیم 10 شادیاں کر لے، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ مجھے عورتوں نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ شاید ماں نے اسے یہ لالچ دیا تھا کہ حلیم کا مکان آتا جائے گا، زیورات اور رقم بھی مل جائے گی اور جو دل میں آئے وہ کرنا۔ وہ کسی اور کو چاہتی تھی یا حلیم اسے پسند نہیں تھا؟ دونوں باتیں تھیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے حلیم سے کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن اس لڑکی کے ساتھ نہ کرے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کی دوستی کسی کے ساتھ رہی ہے اور وہ بعد میں بھی یہاں آتا رہتا ہے۔ حلیم نے میری نہ سنی، الٹا غصے میں بولا کہ تم حسد کی وجہ سے اسے بدنام کر رہی ہو۔ کون ہے وہ؟ آپ سے پہلے تھانے دار کا بیٹا، اس نے جواب دیا۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہا کرتیں۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس لڑکی کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں کی ایک لڑکی میری گہری سہیلی ہے، اس کا ایک بھائی تھانے دار کے بیٹے کا دوست تھا، دونوں میں محبت اور رازداری تھی۔ تھانے دار کے بیٹے کا نام امین ہے، وہ کبھی کبھی رات کو اپنے دوست کے گھر آ جاتا۔ وہ لوگ بیٹھک میں بیٹھتے تھے، کبھی لڑکی بیٹھک میں آ جاتی، کبھی چھتوں کے اوپر سے ادھر آ جاتی اور امین اوپر چلا جاتا۔ میری سہیلی بتاتی ہے کہ یہ لڑکی اسے بڑے فخر سے اپنی محبت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ میری اسی سہیلی کو اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور کی گئی تو وہ امین کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مجھ سے پہلا تھانے دار بھی مسلمان تھا، اسے یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس کے بیٹے کو میں نے دیکھا تھا، ایف اے پاس کر چکا تھا۔ اس کا باپ اسے ASI بھرتی کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے چارج دے کر یہ تھانے دار وہاں سے 40 میل دور چلا گیا تھا۔ امین کو یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا ہے، میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے کہا۔ وہ یہاں 3-4 بار آ چکا ہے، اس نے کہا۔ مجھے اسی سہیلی نے بتایا ہے۔ اس عورت نے مجھے بڑی قیمتی بات بتا دی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دے کر اور اس کے بھائی اور باپ سے سلام دعا کر کے رخصت چاہی۔ میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے اس کی سہیلی کے بھائی کا نام پوچھ لیا تھا۔ میں نے دوسرے دن اسے تھانے بلایا۔ 18-19 سال کا یہ نوجوان بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھوں وہ بالکل سچ بتا دے اور کسی تھانے دار یا اس کے بیٹے سے نہ ڈرے۔ اس نے وہی بات تفصیل سے سنا دی جو حلیم کی بیوی نے اختصار سے سنائی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ امین اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد بھی یہاں آتا رہا ہے اور لڑکی اسے حلیم کے گھر سے آ کر ملتی رہی ہے۔ وہ آخری بار کب آیا تھا؟ 20-22 روز گزرے آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ حلیم کی دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا تھا؟ نوجوان نے یوں چونک کر میرے منہ پر نظریں جما دیں جیسے میں نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سر ذرا سا ہلا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کے ہونٹ ہلے۔ لیکن اللہ کی قسم، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ تھانے دار کا بیٹا ہے، بے شک وہ میرا دوست ہے،
लेकिन वो बहुत दिलेर और बदमाश भी है। मैं इससे डरता हूँ। मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि मैं उसे मुलजिम नहीं समझ रहा। बहरहाल उसने बताया कि अमीन आया और उसके घर ठहरा था। उसने एक औरत की ज़बानी हलीम की दूसरी बीवी को पैगाम भेज दिया था। उसने अपने इस दोस्त को बताया था कि वो लड़की को हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रहा है। रात के आखिरी पहर वो चला गया था। उसका ये दोस्त अपने घर से नहीं निकला। इससे चंद रोज़ बाद उसे अमीन का ख़त मिला। उसमें उसने ढके छुपे अल्फाज में लिखा था कि उसका काम हो गया है और तुम दोस्ती की कदर करना। इसका मतलब ये था कि राज को राज रखना। मैंने उससे ख़त मांगा तो उसने बताया कि वो ख़त फाड़ कर ज़ाया कर चुका है। अलबत्ता इस नौजवान ने मुझे निहायत कीमती बात बताई। अमीन इस कदर आवारा और गुमराह हो गया था कि कई महीने से अपने बाप से अलग हो चुका था। बाप उसे एएसआई बनवाना चाहता था, लेकिन लड़का किसी और तरफ चल निकला। उसने अब मेरे थाने से कमोबेश 90 मील दूर एक शहर में छोटा सा एक होटल खोल रखा था। मैंने इस औरत को पकड़ा, जिसके मुतालिक इस लड़के ने बताया था कि इसके ज़रिए लड़की को पैगाम भेजा गया था। ये एक गरीब औरत थी। उसने साफ बता दिया कि अमीन के पैगाम वही लड़की तक ले जाती थी और आखिरी पैगाम ये था कि रात के आखिरी पहर फला जगह तैयार होकर आ जाना। ये औरत पैगाम दे आई थी। मैंने इस औरत से अपने मतलब की तमाम बातें पूछ लीं। मुझे बड़े कारामद गवाह मिलते जा रहे थे। मुझे यकीन हो गया कि मैंने कातिल पकड़ लिया है। अमीन इस जुर्म के लिए नहायत मौजू आदमी था। देहात में जागीरदारों और ऊंची ज़ात के जमींदारों के बेटे और शहर और देहात में थानेदारों के बेटे अपने आप को फ़िरौन समझते हैं। वो इस वहम में मुब्तला होते हैं कि वो कानून की गिरफ्त से बाला हैं। हमारे मुल्क में होता यूँ है कि इस नस्ल को कानून से आज़ादी हासिल होती है। अमीन इसी नस्ल से था। इसके दोस्त ने बताया कि अमीन बाप से अलग हो गया है और कहीं और कारोबार कर रहा है, तो मुझे यकीन हो गया कि उसने लड़की से कहा कि वो सारे ज़ेवरात और ज़्यादा से ज़्यादा रकम साथ ले आए। लड़की ज़ेवरात और रकम ले गई। अमीन को कारोबार के लिए या ऐशो इशरत के लिए या जुए में लगाने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी। उसने लड़की का गला घोंटा और उसकी लाश दफन करके ज़ेवरात और नकदी ले गया। सिर्फ एक सवाल मुझे परेशान कर रहा था। उसने लाश को ज़मीन में दबाने के लिए गड्ढा किस तरह खोदा था? कुदाल के बगैर इतनी खुदाई मुमकिन नहीं थी। क्या उसके साथ कोई और आदमी था? मैंने उस जगह खुद ही जाना बेहतर समझा जहाँ के मुतालिक अमीन के दोस्त ने बताया था कि वो वहाँ है। मैं हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को साथ लेकर रात की गाड़ी से रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर मैं थाने में चला गया। वहाँ हिंदू थानेदार था जिसके साथ अच्छी खासी जान पहचान थी। वो अमीन के बाप को भी जानता था। मैंने उस थानेदार का नाम लेकर कहा कि उसका बेटा, जिसका नाम अमीन है, वो यहाँ कहीं कोई कारोबार करता है। मैं उसे पकड़ने आया हूँ। इस हिंदू थानेदार ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ है। उसे पकड़कर ले जाओ, लेकिन ये ख्याल रखना कि वो बरी ना हो। उसने यहाँ होटल खोल रखा है। इस होटल के अंदर के कमरे में जुआ चलता है और चोर उचक्के और गुंडे वहाँ जमा रहते हैं। वो मेरे पास आता रहता है और अपने बाप का नाम लेकर मुझे दोस्त बनाए रखता है। साफ कहो कि होटल का चाय पानी तुम तक पहुँचता रहता है। मैंने हंसकर कहा, चाय पानी न पहुँचे तो इसका अड्डा एक दिन न चलने दूँ। उसने कहा और पूछा, उसने किया क्या है? एक लड़की के साथ मोहब्बत की, फिर उसे घर से ज़ेवरात और रकम निकाला और उसे कत्ल करके मालूम मता ले आया। शहादत बड़ी पक्की, मैंने जवाब दिया। लाश बिगड़ गई थी, लेकिन वारिसों ने शनाख्त कर ली है और शहादत की ऐसी कड़ियाँ मिली हैं कि इसके इकबाली बयान की ज़रूरत ही नहीं। हिंदू थानेदार ने एक बगैर वर्दी कांस्टेबल को अमीन के होटल में ये देखने के लिए भेजा कि वो वहाँ है या नहीं। कांस्टेबल ने आकर बताया कि वो वहीं है। थानेदार मेरे साथ हो लिया। हम होटल में गए। अमीन हमें देखकर दौड़ा आया। उसने मुझे पहचान लिया। मैंने 1 साल पहले उसके बाप से चार्ज लिया था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसे आया हूँ। तो मैं अपने साथ ले जाने आया हूँ अमीन, मैंने जवाब दिया। फ़ौरन मेरे साथ चल पड़ो। कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे? उसने मेरा अंदाज़ भांपते हुए पूछा। जहाँ तुमने एक जवान लड़की को कत्ल करके दफन किया था। कौन सी जवान लड़की? उसने हैरत से पूछा। आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मैंने लड़की के बाप का नाम लेकर कहा, इसकी बेटी जो हलीम की दूसरी बीवी थी। आपको किसने बताया है कि मैंने उसे कत्ल कर दिया है? उसने कहा, वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ आई है और बालिग लड़की है और तुमने अपनी मर्ज़ी से उसे कत्ल कर दिया है। मैंने कहा,
तुम भी तो बालिग हो, आप मेरे घर चलें, उसने कहा। मैं आपको हलीम की दूसरी बीवी दिखा देता हूँ। मैं हैरान होने लगा कि ये क्या कह रहा है। मैं वहाँ के थानेदार के साथ उसके साथ चल पड़ा। वो किराए के मकान में रहता था। वहाँ गए तो वो दूसरे कमरे में जाकर एक लड़की को साथ ले आया। वो बड़ी खूबसूरत थी। मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम वही बताया जो हलीम की दूसरी बीवी का था। उसने अपने बाप का भी नाम बताया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। वहाँ के थानेदार ने मेरे साथ मजाक शुरू कर दिए। मैं चकरा रहा था। लड़की ने बताया कि वो हलीम की दूसरी बीवी है। थानेदार से कहकर मैंने इस घर की बाकायदा तलाशी का इंतज़ाम किया। कुछ जेवरात बरामद हुए जो मैंने कब्जे में ले लिए। दोनों को मैं रेलवे स्टेशन ले गया। अमीन को मैंने हथकड़ी ना लगाई। उन दिनों रेलगाड़ियों में आज की तरह रश नहीं होता था। मैंने एक छोटा कंपार्टमेंट खाली देखा तो हेड कांस्टेबल अमीन और लड़की को इसमें सवार करा लिया। अमीन चूँकि थानेदार का बेटा था इसलिए वो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं किसके कत्ल की बात कर रहा था। मैंने बात को टालने के लिए कोई और बात शुरू कर दी। अमीन इतना परेशान नहीं था। लड़की बहुत घबराई हुई थी। वो मेरे साथ बात करने से भी डरती थी। उसने अमीन के कान में कुछ कहा। दोनों ने मेरी तरफ देखा। कहती है कि अपने खामिद के पास नहीं जाऊंगी, अमीन ने मुझे कहा और पूछा, हमारे साथ आप क्या सलूक करेंगे? तुम एक तजुर्बेकार थानेदार के बेटे हो। मैंने उसे कहा, अपना जुर्म तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम दोनों मेरे साथ अच्छा सलूक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा अच्छा सलूक करूँगा। देख लो, मैंने तुम्हें हथकड़ी नहीं लगाई। ये लड़की बेशक बालिग है लेकिन शादीशुदा है। अपने खामिद को धोखा देकर भागी, जेवरात और रकम भी चोरी कर लाई है। तुमने इसे अगवा किया और चोरी में मदद दी है। मुझे तुम्हारे बाप का ख्याल आता है। तुम मुझे सारी बात साफ साफ बता दो ताकि तुम्हें बचाने की कोई तरकीब सोचूं। मैंने उसे लड़की से अलग कर लिया और ज़रा परे जा बैठे। इसके मुतालिक जो रिपोर्ट मिली थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। इसके दोस्त ने इसकी और हलीम की दूसरी बीवी की मोहब्बत और मुलाकातों की जो रुदात सुनाई थी वो भी दुरुस्त निकली। अमीन हर बात सच बता रहा था। अगर उस वक्त अमीन वहाँ होता जब लड़की की शादी हो रही थी तो वो हलीम के घर जाते ही या माँ बाप के घर से अमीन के साथ भाग जाती। अमीन को बहुत देर से पता चला। वो यहाँ आया, लड़की से मिला और लड़की का फरार तय हुआ। फिर वो लड़की को लेने आया, दोस्त के घर ठहरा। औरत की मारिफत उन्होंने मिलने की जगह तय की। लड़की ने जेवरात और रकम की पोटली दिन को ही बांधकर ट्रंक से बाहर कहीं रख ली थी। हलीम आधी रात के बाद पेशाब के लिए जागा। उस वक्त लड़की जाग रही थी। हलीम उसे सोती हुई समझता रहा। वो वापस आकर सो गया तो लड़की उठी, पोटली उठाई और निकल गई। अमीन को पता था इसलिए वो भी फौरन आ गया। दोनों रेलवे स्टेशन के करीब अंधेरे में छुपे रहे। गाड़ी आई तो वो प्लेटफॉर्म की तरफ से सवार होने की बजाय दूसरी तरफ से सवार हुए। उन्होंने टिकट नहीं लिए थे। वो इस शहर में उतरे और किसी तरफ से स्टेशन से निकल गए। अमीन को ये मामूली सा होटल खोले 3-4 महीने हो गए थे। उसने लड़की को निकाह के बगैर ही अपने साथ रखा हुआ था। लड़की से मैंने अलग बात की। अमीन ने उसे कहा कि छुपाने की ज़रूरत नहीं, मलिक साहब अपने आदमी हैं, सारी बात सुना दो। उसने वही बयान दिया जो अमीन दे चुका था। मैंने उससे पूछा कि उसकी माँ को उसके फरार का इल्म था। उसने बताया कि माँ को तो ये भी इल्म नहीं कि वो अमीन को चाहती है और उससे मिलती मिलाती है। माँ के मुतालिक उसने ये बताया कि वो इसे कहती रहती थी कि हलीम से ज़्यादा पैसे लेकर घर लाती रहे। इस तरह उसने हलीम से खासी रकम बटोरी और अपनी माँ को दी। मैंने इनके बयानात सुने और परेशान होता रहा कि वो लाश किसकी थी जिसे इस लड़की के माँ बाप और हलीम ने कह दिया था कि उसी की है। मैंने लड़की के सैंडल देखे, वो इसी किस्म के थे जैसे लाश के पाँव में थे। इसके कपड़े कुछ और किस्म के थे। हम अपने थाने में पहुंचे तो मैंने लाश के साथ बरामद होने वाला एक चीथड़ा लड़की को दिखाकर पूछा कि उसके पास इस किस्म का सूट है। उसने बताया कि उसका एक सूट बिल्कुल इसी कपड़े और इसी रंग के फूलों का है। हलीम, लड़की की माँ और उसके बाप को थाने बुलाया। तीनों लड़की को देखकर इस तरह हैरान हुए जैसे डर भी रहे हों। माँ अपनी बेटी से लिपट गई। उनके पूछने के बावजूद मैंने उन्हें ना बताया कि लड़की मुझे कहाँ से मिली है। मेरे जहन पर वो लाश सवार हो गई जो बरामद हुई थी और उसे इन लोगों ने अपनी बेटी समझकर पूरे एहतराम और तमाम तर रस्मों के साथ दफन किया था। इस मौके पर मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ।
میں ان احمقوں کی باتوں میں اور فرض کے ساتھ اپنی دیانتداری میں الجھ گیا تھا۔ میں نے لاش کی شناخت بھی غلط کرائی تھی۔ لاش کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا کہ آنکھیں بند اور دبی ہوئی تھیں۔ اسی شام امین کا باپ آ گیا۔ وہ 40 میل دور کے ایک تھانے کا انچارج تھا۔ اسے ہندو تھانے دار نے بذریعہ فون اطلاع دی تھی کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا تھا۔ اس نے بیٹے کو بہت گالیاں دیں، پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اور ہم نے کیا وہ یہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نہ حلیم کے ساتھ جانے پر رضامند تھی اور نہ ہی ماں باپ کے ساتھ۔ امین کے باپ نے حلیم سے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کی کرتوت دیکھ لی ہے، اب وہ اسے بیوی بنا کر نہیں رکھے گا، لہٰذا اسے طلاق دے دے۔ مجھے مکان واپس دلا دو، حلیم نے کہا، زیورات بھی دلا دو اور طلاق لے لو۔ یہ مذاکرات امین کا باپ کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کو راضی کر لیا کہ وہ مکان کی رجسٹری دے دیں۔ انہوں نے کاغذات دے دیے۔ دوسرے دن تحصیل کے دفتر میں جا کر لڑکی نے مکان حلیم کے نام کرا دیا اور حلیم نے ایک یہ شرط بھی منوا کر طلاق دے دی کہ وہ حق مہر اور ماہوار خرچ نہیں دے گا۔ لڑکی نے تحریر دے دی کہ وہ حق مہر اور خرچ معاف کرتی ہے۔ لڑکی امین کے ساتھ چلی گئی، لیکن جو لاش برآمد ہوئی تھی اس کے متعلق آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس کی تھی۔ تحصیل کے تمام تھانوں سے پتہ کرایا، کسی بھی تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ پیشہ ور مجرم اسے کہیں دور سے اغوا کر کے لائے تھے اور کسی وجہ سے اسے قتل کر کے دفن کر گئے تھے۔